Good morning, everybody. In my previous video, we have learned about the area vector and the electric flux. Go through my previous video and just learn what are the topics we have gone through. Our today's topic is Gauss theorem, which is a very important question or theorem as per board point of view. 5-mark question definitely come in the exam. It's application and Gauss theorem, statement of Gauss theorem, proof and its application. So our today's topic is this. So go through this video very minutely, very keenly. Deduction of Coulomb's law from Gauss law is our next topic after Gauss theorem. So Gauss has given the relationship between electric flux and the charge enclosed in a surface. गॉस ने स्टडी किया किनको? दो रिलेशनशिप स्टडी किए किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है और उस सरफेस में चार्ज कितना है, इन दोनों का रिलेशनशिप गॉस ने स्टडी किया एंड इट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम एंड द स्टेटमेंट इज एज रिटन हियर. It states that is the Gauss theorem states that the total flux, the total electric flux passing through a closed surface, कोई भी surface है, let it be spherical surface है, कोई भी surface है, उसमें से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है दैट इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस. क्या बोला कि जितना भी किसी सरफेस से फ्लक्स जा रहा है वो किसके बराबर होगा? 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. जितना उस सरफेस में चार्ज होगा तो फ्लक्स 1/epsilon टाइम्स उस चार्ज के होगा. राइट. तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं तो phi E, यहाँ सबस्क्रिप्ट में हमने E लिखा है, दैट डिजिग्नेट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इफ आई एम रिटिंग हियर B, देन इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स विच वी हैव टू स्टडी इन योर थर्ड यूनिट. सो लीव इट. वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो phi सबस्क्रिप्ट में E लिखा है, राइट, लाइक phi, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया? E लिख दिया. ठीक है. तो क्या बोला इस थ्योरम ने मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कल पढ़ा था हमने मैथमेटिकल, उसको कैसे लिखते हैं? E.ds लिखते हैं. और ये इंटेग्रेशन ओवर द कंप्लीट सरफेस, ds स्मॉल सरफेस लिया था, और ये बीच में किस लिए डाला है? क्लोज्ड के लिए. राइट. तो किसके बराबर है? 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. वी कैन रिटर्न इट एज Q/epsilon. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड द चार्ज. राइट. अब बच्चा यही epsilon है, और epsilon होता था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस जो कि हमने कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में रीड आउट किया था. तो क्या था? प्लीज गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो एंड जस्ट लर्न अबाउट योर एब्सोल्यूट permittivity of the free surface. That is the property of the medium which allows the charges to interact with each other. जितना रेयरर मीडियम होगा उतनी फोर्स आपस में ज्यादा लगाते हैं चार्ज, और जितना डेंसर होगा उतनी फोर्स डिक्रीज होती जाती है. अगर याद हो, पहले हमने पढ़ा है, नहीं याद है कोई बात नहीं, पीछे लेक्चर में जाइए एंड जस्ट गो थ्रू. देन अगर मैं बात करूं, यही चार्ज जो है क्लोज्ड सरफेस मैंने कहाँ ले लिया? किसी मीडियम में ले लिया. लेट इट दैट मीडियम बी वाटर, दैट मीडियम बी एयर, एनी मीडियम यू कैन टेक. देन एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इसे क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम तो phi E उस केस में कितना हो जाएगा? E.ds तो होता ही होता है, ये तो बाय इसकी डेफिनेशन है. तो 1/E की जगह क्या बन जाएगा बच्चे? epsilon की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन. इसे E नहीं बोलना है, एप्सिलॉन Q, इतना आ जाएगा. राइट. वहां एप्सिलॉन है और यहाँ पे एप्सिलॉन है, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम में रखेंगे सिस्टम को, तो हमारा आंसर आएगा 1/epsilon into Q. राइट. अब आपको यह भी याद होगा, परमिटिविटी एक होता था रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, K से रिप्रेजेंट करते थे, और वो K बराबर था एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट. प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जहां कूलम्स लॉ स्टडी किया था.
वहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो k किसके बराबर होता है, E अपॉन ई नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, E comes out to be K into epsilon naught, where K is the dielectric constant या relative permittivity of the two media। तो इस E की जगह मैं क्या भी लिख सकती हूँ, ये चीज़, तो K epsilon naught into Q, राइट। समझ आ गया बेटा। इसका मतलब है फ्लक्स इन मीडियम, अगर मैं मीडियम की बात करूं, फ्लक्स इन मीडियम इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन के है ना बच्चे। तो 1 अपॉन के को अगर मैं साइड पे रखूं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज द फ्लक्स इन द फ्री स्पेस। इसको फाई ई लिखूं अगर मैं इन वैक्यूम, ऐसे लिख देती हूँ। अभी हमने बात की कि फ्री स्पेस में फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, मीडियम में होता है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फ्लक्स इन मीडियम किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन K, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया इन फ्री स्पेस में फ्लक्स, फाई ई इन वैक्यूम। क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन जो अभी हमने रीड आउट किया कि फ्लक्स मीडियम में कम हो जाता है कितने टाइम्स, 1 अपॉन K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा। चलिए, दिस इज द मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ द गॉस थ्योरम। होप यू हैव अंडरस्टूड द गॉस थ्योरम। क्या गॉस, अगर पेपर में बचा आप ये नहीं भी लिखेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगा, बट ये पेपर में आपने नहीं लिखना है। पेपर में आपने बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है, राइट। दिस गिव्स द रिलेशनशिप एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट टिल दिस मैथमेटिकल पोर्शन, राइट। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताया है, ये आपको नहीं लिखना है पेपर में, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आता है बच्चे गॉस थ्योरम। तो देख लिया कि फ्लक्स और चार्ज के बीच का रिलेशन है। अब प्रूफ कर लेते हैं इसका कि क्या फ्लक्स इसके बराबर आता है या नहीं आता है, तो प्रूफ भी करेंगे इसका हम। चलिए, तो प्रूफ के लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, कोई एक सरफेस लेना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस ले लिया। लेट अस कंसीडर आई हैव टेकन अ स्फेरिकल सरफेस, राइट। स्फेरिकल सरफेस है, लेट अस कंसीडर मैंने कोई छोटा सा सरफेस ले लिया, ds। टोटल सरफेस कितना है, s है, सेंटर इसका O है, रेडियस इसका कितना है, R है। लेट स्फीयर का रेडियस R है। छोटा एरिया, टोटल एरिया S है, सरफेस एरिया S है, और स्मॉल एरिया के लिए मैं ds ले लेती हूँ। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये एरिया मैंने रिप्रेजेंट किया, राइट। अब अच्छा आप बताइए, मैंने यहाँ पे चार्ज रख लिया। लेट Q बी द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। लेट Q बी द चार्ज, Q be the charge at center of spherical surface। spherical surface के सेंटर पे हमने Q चार्ज रख लिया, एंड spherical surface of radius R and O be the center। ds be the small area element, ठीक है, छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया। इसको एरिया एलिमेंट बोलेंगे या सरफेस एलिमेंट बोल लीजिए। और आपको पता है सरफेस का, अब इसके ऊपर मुझे इस सरफेस की डायरेक्शन बतानी है, इस एरिया की डायरेक्शन बतानी है, तो आउटवर्ड होती है, तो मैंने आउटवर्ड शो कर दिया। कहाँ को शो कर दिया मैंने, बाहर को। तो ये एरिया भी किस तरफ को होगा, एरिया वेक्टर भी किस तरफ को होगा, बाहर की तरफ को। ds वेक्टर लिख लेते हैं। अब बाय कन्वेंशन हम सेंटर में पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइनें अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी तो कैसे ड्रॉ की थी, अगर यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड लाइनें कहाँ कहाँ को जाती थी, प्रोट्राउडिंग आउटसाइड, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेती हूँ, इस सरफेस पे ले लेती हूँ, तो लाइन कहाँ को जाएगी, बाहर को, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो भी। तो E भी इस डायरेक्शन में गई, सब डायरेक्शन में जाएगी, बट इस सरफेस पे मैंने ले ली, तो ये आ गई इस तरफ को। अब अच्छा बताओ, द एंगल बिटवीन E एंड ds आपको कितना दिख रहा है, एंगल बिटवीन E एंड ds कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल इज 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है,
ये याद रखना है क्योंकि आगे हमने यूज करना है इसे। वी आर गोइंग थ्रू द प्रूफ। वी हैव टेकन ए स्फेरिकल सरफेस, और जनरली बच्चे गॉस ने इसको प्रूफ को स्टडी किया था या गॉस थ्योरम को स्टडी किया था, तो इसने इन सरफेसेस को अपने पे नाम दे दिया, गॉसियन सरफेस बोल दिया। क्या बोल दिया? गॉसियन सरफेस। सरफेस को अपने ऊपर ही नाम दे दिया उन सरफेसेस का, गॉसियन सरफेस बोल दिया उसको। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या हो गया? एनी सरफेस विच एनक्लोजेज अ चार्ज, एनी सरफेस विच एनक्लोजेज अ चार्ज। अब चलिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, लेट इट बी पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने सिंगल चार्ज की वजह से पहले ही पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे हमने छोटा सा एरिया लिया है, तो कितनी आ जाएगी? फॉर्मूला अगर याद हो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वेयर होता था, Q अपॉन आर स्क्वेयर होता था, राइट। और दिस फील्ड इज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, डायरेक्शन भी लिख देना है, अलोंग OP प्रोड्यूस्ड, राइट। नाउ दिस फील्ड्स पॉइंट रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स, सब पॉइंट्स में ये कहाँ को है? बाहर की तरफ जा रही है। सब पॉइंट्स में ये कहाँ को जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। बट हमने किस पे लिया? सिर्फ DS पे, स्मॉल एरिया पे। ठीक है, उसी को लेके चलेंगे, बाद में सबका इंटेग्रेशन कर देंगे हम। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन टू, ऑल्सो हमारा काम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। क्या निकालने का? फाई E निकालने का। तो नाउ फाई E बाय इट्स डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या होता है? E डॉट DS होता है, या डॉट को हटा दूं तो क्या बनेगा? EDS कॉस ऑफ थीटा, और थीटा आपके पास कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री अभी हमने लिखा यहाँ पे 1 होता है, तो कॉस क्या बन गया? 1। तो इसका आंसर आ गया EDS। तो फाई और E तो कांस्टेंट है इस पॉइंट पे, E क्या है? कांस्टेंट इस पॉइंट पे, बट DS अगर सारे सरफेसेस पे बात करूं, जितना E इधर जाएगा उतना ही सब सरफेसेस पे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होंगे। इस स्फीयर पे सारे रेडियस बराबर है ना, यहाँ एरिया लो, यहाँ एरिया लो, यहाँ एरिया लो, सब जगह फील्ड बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि सब इक्वी डिस्टेंस है, सब R पॉइंट पे हैं, R डिस्टेंस दूरी पे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड R से ही डिक्रीज होती है। अगर R सेम है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन किसका होगा? सरफेस पे। क्यों? DS DS DS, सारे DS का इंटीग्रेशन कर दिया। और ये सरफेस एरिया किसका है? स्फीयर का। और स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। ये आ गया हमारे पास, राइट। अब यहां से देखिए हमने क्या लिख दिया? फाई E निकाल दिया, फाई E आ गया E 4 पाई R स्क्वायर। अब E की वैल्यू जो ऊपर निकाली है वो यहां पे पुट कर दीजिए। पुट फर्स्ट इन सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड, E की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए। तो फाई E कम्स आउट टू बी, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में जो है Q अपॉन आर स्क्वायर भी है, Q अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, राइट। तो जो जो कटता है काट दीजिए, बाकी जो बचा दैट विल बी योर आंसर। 4 पाई विल बी कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स फाई E इज इक्वल टू E डॉट DS तो होता ही है फॉर्मूला, एंड यू विल ऑल्सो गेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Hence proof, proof हो गया, hence proved, right? This is how you are proving your Gauss theorem. We are taken a Gaussian surface, spherical Gaussian surface. नाम क्यों Gaussian दिया? क्योंकि Gauss ने स्टडी किया। Any surface which encloses a charge is a Gaussian surface। बनाया। We have taken a spherical surface, charge Q सेंटर में ले लिया, और E सब डायरेक्शन में क्या जाएगी? सेम ही जाएगी। क्यों? रेडियस R है। अगर यहीं पे छोटे छोटे एरियाज में ले लूं इस स्फीयर के ऊपर, तो सबका रेडियस बराबर है, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बराबर होगी। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी DS 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 फैक्टर, राइट।
तो यहाँ से मैंने P पॉइंट ले लिया जहाँ पे मैंने स्मॉल एरिया ds लिया। E की डायरेक्शन भी बाहर को है क्योंकि पॉजिटिव बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज लिया, और ds वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, दोनों के बीच का एंगल 0। Phi E comes out to be this and we are dealing with E is constant, ds area किसका, सफेयर का, 4 pi r square. Put the value of E in the second equation, you will be getting the final result, q upon epsilon naught. This is the answer, right? This is how you can prove your Gauss theorem. Our next topic is deduction of Coulomb's law from Gauss law. Very important after the topic Gauss theorem and its proof. Now डिडक्शन करेंगे हम, डिडक्शन ऑफ गॉस थ्योरम, राइट? तो डिडक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, वी आर अगेन टेकिंग अ सफेयर, हमने फिर से क्या ले लिया बेटा, सफेयर ले लिया, हैविंग रेडियस r, सेंटर o एंड q चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द सफेयर. We are taking a small area here, let it be ds, total area is s, surface area is s या a भी ले सकते हैं, और area is ds, small के लिए ds आ गया हमारे पास. ds के बाद हम क्या करेंगे, जैसे पीछे किया, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करेंगे. बाय कन्वेंशन वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज दैट विल गो आउटसाइड. अगेन ds वेक्टर भी कहाँ को जाएगा बच्चे, बाहर की तरफ, ds वेक्टर, एंड हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर गोइंग आउटवर्ड एंड द एंगल इज 0 डिग्री. ठीक है, तो cos 0 डिग्री इज योर 1. वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा आपको बच्चा. तो ये गॉसियन सफेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया. तो यहां से बच्चा अभी आपने किया, लेट इट बी दिस इज द स्मॉल सरफेस. अब हमें गॉस थ्योरम यूज करना है यहाँ पे, अब डिराइव नहीं करना है, यूज करना है. तो इस स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स होगा, तो स्मॉल फ्लक्स को मैं क्या लिखूंगी, E डॉट ds. इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि d फाई E निकाल रही हूं, अगर फाई E निकालती तो इंटीग्रेशन करती. तो E डॉट ds आ गया, it is E ds cos of 0 डिग्री, and cos of 0 डिग्री is 1, it becomes E ds बन जाएगा. ठीक है, तो नेट फ्लक्स अगर निकालूं, नेट फ्लक्स, ये स्मॉल फ्लक्स था, तो नेट फ्लक्स निकालूं अगर, तो फाई E, इट विल बी योर इंटीग्रेशन E डॉट ds ओवर द क्लोज्ड सरफेस, राइट? तो E ds हमारे पास क्या बन गया है, E डॉट ds हमारे पास क्या आ गया, E ds, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया, तो E ds रह गया. अब E को यहां से कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा, तो इंटीग्रेशन किस पे होगी, ds, क्योंकि ds छोटे छोटे एरियाज हैं, सभी का इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा. इट विल बी E इंटू s, और s इज द सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर, और सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन 1, राइट? दिस वी आर प्रूविंग योर कूलम्स लॉ, राइट? तो कूलम्स लॉ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कूलम्स लॉ किसके बराबर होता था, कूलम्स लॉ में फोर्स निकलती थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, या Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक Q है तो टेस्ट चार्ज में Q नॉट रख लेते हैं, दूसरा चार्ज Q नॉट, Q1 Q2 नहीं लिया, अपॉन r स्क्वायर. तो ये हमने डिराइव करना है, ये कूलम्स लॉ से कूलम्स फोर्स हमारी निकलती थी, इसे हम डिराइव करेंगे. वी आर टेकिंग अ सफेयर, राइट, ऑफ रेडियस r, Q इज द चार्ज एट द सेंटर. तो स्मॉल फ्लक्स निकाला स्मॉल एरिया के लिए, इट इज दिस, एंगल ले लिया. नेट फ्लक्स निकालना हो टोटल, तो इंटीग्रेशन किया, दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम से रिप्रेजेंट करना है, तो यूजिंग गॉस लॉ, क्या बोलता है गॉस लॉ, फाई E किसके बराबर होता है बताइए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेट इट बी इक्वेशन 2. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, तो राइट को क्या लिखेंगे, E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब E को यहाँ रहने दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लेके आ जाइए, E यहाँ रह गया, 4 पाई r स्क्वायर नीचे ले आइए, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लेती हूँ, r स्क्वायर बाद में लिख लेती हूँ, नो इश्यू. अभी हमारा निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? E किसका आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. आपको पता है यही फॉर्मूला होता था E का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी डिराइव की. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसके बराबर होती थी,
फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जो चार्ज हम दूसरा ले रहे हैं, सेंटर का चार्ज तो किया, दूसरा चार्ज क्यू नॉट ले रहे हैं, तो यहां से एफ निकालना है, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, राइट। तो एफ निकल गया किसके बराबर, क्यू नॉट को वैसे ही लिखो, और ई किसके बराबर आ गया, ये जो अभी डिराइव किया, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज योर कूलम्स लॉ। यही तो कूलम्स लॉ बोलता था, फोर्स, हेंस प्रूव्ड कूलम्स लॉ। हेंस डिराइव्ड कूलम्स लॉ, राइट। डिराइव किया हमने, ना प्रूव नहीं किया, डिराइव किया फ्रॉम गॉस थ्योरम। Just take the screenshot and go through these topics again and again in order to clear each and every point. If you have any doubt, do let me know by commenting in the comment box. Thank you very much.